दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र अर्थात इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, यानी ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ से करीब 100 क्वेश्चन बनते हैं और इसको महज मैं 30 मिनट में न केवल आपको पढ़ाऊँगा बल्कि आत्मसात करा दूँगा। और यहाँ पर जो हमारा तरीका होगा पूरी तरह से कॉन्सेप्ट होंगे और कॉन्सेप्ट में आपके जितने भी फैक्ट होंगे उनको भी इसमें मैं पिरो दिया है, अर्थात फैक्ट और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका उद्भव कहाँ पर होता है, वहाँ पर ये किस नाम से जानी जाती है, किस झील के पास होता है, किस हिमनद में होता है, और जब ये भारत में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पे पड़ता है। जब ये नदी बांग्लादेश पहुँचती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, जब ये गंगा में मिल जाती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है, और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में प्रवेश करने से पहले किस दर्रे से होके आती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हो जाएंगे। इसका जो दूसरा पहलू होगा सहायक नदियों के बारे में, और इसकी भी सहायक नदियाँ आपको दो तरीके से समझने की ज़रूरत है। ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ वाली सहायक नदियाँ, और दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो इन ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से मिलाकर क्या बना, ब्रह्मपुत्र बेसिन। अर्थात आज हम लोग समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में। दोस्तों जो आप चित्र देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट का मैंने समय को बचत करने के लिए पहले से ही बना रखा है, ताकि आपको कम से कम समय में इसको समझाया जा सके। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और उससे पहले मैं इसका राजनीतिक मैप को समझाऊं उससे पहले आप लोगों को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग शेयर कर दिया। चलिए सबसे पहले हम इस राजनीतिक मैप को समझ लेते हैं। ये भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है और इसमें सबसे पहले एक ये राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, और ये आपका पड़ जाता है भूटान। क्योंकि जब तक राज्य नहीं समझेंगे तब तक ये भूटान देश है। जब तक आप यहाँ राज्यों के नहीं समझेंगे तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनको नहीं समझ पाएंगे और परिणाम स्वरूप क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और ये क्षेत्र जो आपका है ये यहाँ तक ये क्षेत्र कहलाता है अरुणाचल प्रदेश, और ये क्षेत्र है नागालैंड, ये क्षेत्र है मणिपुर, और ये है मिज़ोरम, और ये है त्रिपुरा, और ये बीच में है मेघालय। और दोस्तों इस क्षेत्र को थोड़ा सा इस तरीके से अगर कवर करें तो ये क्षेत्र यहाँ से ये जो ये क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल है, और ये क्या है, बांग्लादेश है। अब यहाँ के थोड़े से राजनीतिक मैप को समझिएगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा पश्चिम ये है असम, क्या है, असम,
या असम कहा जाता है। असम नॉर्थ ईस्ट का ऐसा राज्य है जो सिक्किम को छोड़कर से सभी राज्यों से सीमा बनाती हैं। सबसे पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यानी इनसे सीमा मिलती हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में इसकी सीमाएं 2 बार मिलती हैं, एक यहाँ पे मिलती है और दूसरी यहाँ पे। अब इस यानी असम की सीमाएं पश्चिम बंगाल से मिलती हैं। और अगर हम ये कहें कि असम की सीमाएं 2 देशों से मिलती हैं तो ये हो गया भूटान और दूसरा हो गया बांग्लादेश। तो इस तरीके का जो राजनीतिक मैप आप समझे हैं उसमें आप प्रत्येक बिंदुओं पर आप क्वेश्चन देखते जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे असम कितने राज्यों से सीमाएं मिलती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और पश्चिम बंगाल 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी असम की जो सीमाएं हैं 7 राज्यों से मिलती हैं। अगर ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य पूछ लिया जाए तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछे जा सकते हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में, तो हम लोग शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ये तिब्बती क्षेत्र है। कौन सा? तिब्बती क्षेत्र। और इस पर किसने अधिकार कर लिया? चीन ने। तो इसी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। अब बात करते हैं सांगपो का मतलब क्या है। सांगपो का मतलब है शोधक, अर्थात ऐसी नदी जो अपने जल का शोधन कर दे, उसी को तिब्बती लैंग्वेज में सांगपो कहा गया है। तो जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है तो किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। तो दोस्तों, इस नदी का उद्भव कैलाश पर्वत के पास, एक कैलाश पर्वत है जो लगभग शिवलिंग के आकार का है। क्या नाम है? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के पास ही एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर, और यहीं पर स्थित है एक हिमनद जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग। तो चेमा युंगडुंग से ही ये नदी निकलती है और तिब्बत क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं? सांगपो। और सांगपो का जो हिंदी अर्थ होता है वो है शोधक, यानी ऐसी नदी जो अपने जल को क्या कर दे? शुद्ध कर दे। तो इसका क्या नाम हो गया? शोधक। और दोस्तों, यहाँ पर चीन ने कई डैम बना रखे हैं और इन डैमों की संख्या कम से कम 5 या 6 के आसपास है। इन डैमों के बारे में चीन ये कहता है हम रन ऑफ द रिवर का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं रन ऑफ द रिवर क्या है। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब भी डैम बनाया जाए तो जो नदी का पानी है उसे ना रोका जाए। तो वही चीन बातों को दोहराता है कि रन ऑफ द रिवर का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें 5 डैम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो डैम बनाए हैं चीन ने, उसमें सबसे पुराना जो डैम है उसका नाम है झांगमू। झांगमू दोस्तों, ये तिब्बती लैंग्वेज के नाम है झांगमू। एक है डागू। डागू, झांगमू ये सबसे पुराना है। और झांगमू, और एक है जियंगझांग। झांगमू हो गया, और एक है जियाचा।
और एक और है जिएझू। तो ये 4 डैम इसने लगभग यहाँ पे बना रखे हैं। उसके बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आते ऐसे कर्व के रूप में लेती हैं और इस रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे एक दर्रे के बीच से प्रवेश करती है और इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। और जब यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है, यहाँ पर इसका नाम, नदी का नाम होता है दिहांग। दिहांग। तो आप देखते हैं इसका सांगपो भी नाम है, दिहांग भी नाम है, और एक नाम और मिलता है जिसका तिब्बती नाम है जांगबो करके है, जांगबो। तो इस तरीके से जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, और यहाँ पर क्या नाम रहता है? दिहांग। और उसके बाद कई सहायक नदियाँ आती हैं। तो सबसे पहले इसको हम आगे बात करते हैं। असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर धनश्री वगैरह, लोहित वगैरह नदी जब इसमें मिलती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती हैं। असम में जोरहट के पास, यहाँ पे जोरहट है, जोरहट, और जोरहट के पास एक द्वीप का निर्माण करती है। इस द्वीप का नाम है मंजुली द्वीप। मंजुली द्वीप। और इस द्वीप को वर्तमान में एक जिला घोषित किया जा गया है। तो इसके बारे में हमारी अलग से क्लास होगी, मंजुली द्वीप के बारे में। तो ये नदी आगे बढ़ती है और गुवाहाटी शहर से होते हुए ये यहाँ पर धुबरी पड़ेगा, धुबरी। और धुबरी से ही लगभग ये 90 डिग्री में क्या हो जाती है? टर्न हो जाती है। अब 90 का मतलब ये नहीं है कि आप पटरी प्रकाल की सहायता से उसको 90 डिग्री बनाना शुरू कर दें। एक नदी का 90 डिग्री कैसे हो सकता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और ये 90 डिग्री से ये बांग्लादेश में प्रवेश पहुंच जाती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और इधर से जब गंगा नदी इसमें आके मिलती है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक ये हुगली के नाम से जाना जाता है, और दूसरी जो है बांग्लादेश पहुंच जाती है। और जब बांग्लादेश में इस नदी से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। उसके बाद एक दूसरी नदी सुरमा नदी आती है चांदपुर के पास। इसे ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं या गंगा कह सकते हैं, चूँकि दोनों नदियाँ मिल चुकी हैं। और चांदपुर पड़ेगा, चांदपुर, ये सुरमा नदी है। और सुरमा नदी जब मिल जाती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना के नाम से। और जब ये मेघना के नाम से जानी जाती है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नीचे जो है कई भागों में बढ़ती चली जाती है। वैसे यहीं से बड़े भाग, कई भाग बढ़ते चले जाते हैं। तो अर्थात मेघना के नाम से ये नदी कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो पहला प्रश्न उठता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर बात करें तो इसमें चीन हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। अगर ये पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र बेसिन कितने देशों में है, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों में है। देखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। अगर बेसिन की बात करें, चूँकि बेसिन में भूटान भी शामिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों में फैला है, तो इसमें भूटान भी शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर केवल ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो इसमें कितनी नदी, कितने देश? 3 देश ही शामिल होंगे। तो अब हम
इसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं कि ये दिहांग हो गया, इस क्षेत्र में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ जमुना के नाम से, यहाँ पद्मा के नाम से, और यहाँ पर मेघना के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके कई नाम हो गए, सांगपो और जांगबो भी मिलता है, दिहांग मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना, पद्मा और फिर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसमें हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में इसके अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है दिबांग। क्वेश्चन पूछा जाता है दिबांग कहाँ पे बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है। और कहाँ पे मिल जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ही दिहांग में मिल जाती है। उसके बाद एक और नदी है लोहित। लोहित भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम है लोहित। पूछा जाता है लोहित किसकी सहायक नदी है, तो लोहित ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। उसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है धनश्री। तो धनश्री निकल के इसी नदी में मिल जाती है, धनश्री। तो इस तरीके से इन नदियों का ये क्रम बन जाता है जिसमें दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनश्री हो गई, और भी छोटी छोटी नदियां यहाँ पे मिलती हैं। इनका कोई विशेष रोल नहीं होता है, हम केवल यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की बड़ी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो दाएं तरफ से एक नदी है सुबनसिरी नदी, और सुबनसिरी नदी तिब्बती क्षेत्र से निकलकर ये बहते हुए कहाँ पर, सुबनसिरी, कभी कभी श्री लिखा रहता है, कभी कहीं सुबनसिरी लिखा रहता है, इसको लेकर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सुबनसिरी, तो सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं जो तिब्बती क्षेत्र से बहती हुई कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश होते हुए कहाँ पर आके मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती हैं। यहीं पर आपको कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो ये सुबनसिरी मिरी और अबोर के बीच से होती हुई कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। फिर अगली नदी मानस नदी है, और मानस नदी कहाँ से निकलती है, ये भूटान क्षेत्र से निकलकर कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र इसी क्षेत्र पर मानस अभयारण्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मानस अभयारण्य कहाँ पर है, तो मानस अभयारण्य भूटान और असम दोनों की सीमा के बीच में है। तो मानस नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कहाँ से निकलती है, भूटान से निकलकर किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगली नदी है तीस्ता नदी। अब बात करेंगे तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। तो तीस्ता नदी ये नेपाल क्षेत्र है, सिक्किम के पूर्व में नेपाल है, और यहीं पर एक पहाड़ी है ऐसे करके, इसका नाम है कंचनजुंगा या कंचनजंगा। तो ये मुख्यतः तो सिक्किम में है, लेकिन इसका कुछ भाग नेपाल में पड़ता है, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता। क्या नाम है, तीस्ता। और जो तीस्ता की सहायक नदी है उसका नाम है रंगित। क्या नाम है, रंगित। क्वेश्चन में पूछा गया है रंगित परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो रंगित परियोजना सिक्किम की एक छोटी सी नदी है, आईएएस में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि जो रंगित नदी है किसकी सहायक नदी है, तीस्ता की। और ये कह सकते हैं तीस्ता ब्रह्मपुत्र की उत्तर से आने वाली अंतिम सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं बराक नदी।
बराक नदी नागालैंड की नागा की पहाड़ियों से निकलकर ये अपना जल ऐसे बहते हुए आती हैं और मेघालय में चेरापूंजी और मासिन राम पड़ते हैं। चेरापूंजी और मौसिन राम। और दोस्तों ये वो स्थल हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती रही है। तो यहाँ का बहुत बड़ा जो जल राशि है ये बराक नदी क्या है, समेट लाती है। और जब बराक नदी, क्या नाम है, बराक नदी, और जब बराक नदी बांग्लादेश में पहुँचती है तो इसे सुरमा के नाम से जाना जाता है। और चांदपुर में किस नदी से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये बेसिन जो है आपका तैयार हो जाता है। तो इसमें कई सारी सहायक नदियाँ बनती हैं, छोटी छोटी, जिनको हमने जिक्र नहीं किया है और कोई विशेष मतलब भी नहीं है। अब ब्रह्मपुत्र बेसिन आपका तैयार हो गया। दोस्तों आपने पीछे कोशी नदी पढ़ा होगा। कोशी नदी के बारे में मैंने बताया था कि कोशी नदी भूमि के कटाव के लिए जानी जाती है या मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र भी जो है मार्ग बदलती है तथा तटीय अपरदन करती है, यानी तटों को क्या कर देती है, काट देती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो मंजली द्वीप है इसके चारों तरफ क्या है, बालू यानी मिट्टी भर के, बोरियों में मिट्टी भर के इस द्वीप के चारों तरफ क्या कर दिया, लगा दिया गया। तो ये एक धारा ऐसे बह के चली गई है और एक धारा नीचे, और बीच में क्या हो गया, मंजली द्वीप। और ये क्या हो गया, एक जिला घोषित कर दिया गया। यहाँ 1.5 लाख के आसपास आबादी है। ये वही क्षेत्र है किसका, भूपेन हजारिका का, जिन्होंने एक फिल्म में गाना गाया था, दिल हूँ करे। और वो फिल्म कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो इस तरीके से भूपेन हजारिका को भारत रत्न भी दिया गया है। तो वो कहाँ के निवासी थे, तो वो यही असम के निवासी थे। और इन्हीं नदी तट पर उन्होंने इस खूबसूरत गाने को असम में गाया था और बाद में इसी को हिंदी में कन्वर्ट किया गया था, दिल हूँ करे मन घबराए। तो इस तरीके से ये पूरा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या हो गया, तैयार हो गया। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे हम अगली क्लास जल्द से जल्द देंगे। थैंक यू।